नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबके 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ चुका है। जल्दी से हम उसका एनालिसिस कर देते हैं। देखो, जिसका पेपर हो चुका उससे ज़्यादा जिसका अगले शिफ्ट में पेपर है वो देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि जैसे ये क्लास खत्म हुई मैंने सोचा पहले आप लोगों का एनालिसिस करवा देते उसके बाद हम क्लास लेने जा रहे हैं। तो स्पीड में कुछ चीज़ों को हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उसको हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन है। पेपर का लेवल देखो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ईजी था, हाँ, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पेपर का लेवल बेटर हुआ है। तो जल्दी कम टाइम में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रोजन वायरस सोलवेट किस ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आया होगा। ये जब आर वगैरह के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ पर आता है। ट्रोजन वायरस डाला था हमने सनबर्ड्स के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सनबर्ड्स। पृथ्वी के सुपर कॉन्टिनेंट सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या है। देखो, पृथ्वी के सुपर कॉन्टिनेंट का नाम आपको बालवारा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखते हैं आयुग क्या मानता है, क्योंकि हमारा जो था ना पैंजिया द्वीप था वो गोंडवाना, यही दो पार्ट में टूटे थे। इसके बीच में आपका पाया जाता था तेफिस्ताकस। इसके पार्ट टूटने पे जैसे हमारा भारत के होते हैं गोंडवाना लेट का भाग होता है। तो सबसे बड़ा पृथ्वी के पूछ रहा है तो इसका आंसर बालवारा होना चाहिए, लेकिन देखते हैं आयुग क्या मानता है। इसको एक बार आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन पे रखिएगा। मुझे टाइम मिला नहीं तो वरना मैं सर्च करके एक बार देख लेती। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण प्रदान करते हैं। दुनिया को अगर विश्व में आपको किसी से भी ऋण लेना है तो किससे लेते हैं आप, विश्व बैंक से लेते हैं। विश्व बैंक आपको क्या करता है, ऋण प्रदान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है, आईएमएफ। आईएमएफ का पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ का कितने देश हैं। तो आईएमएफ के अंतर्गत 190 सदस्य देश है। नवीनतम देश कौन है, अंडोरा है। आईएमएफ की हेड वर्तमान में क्रिस्टीना जॉर्जिएवा आईएमएफ की हेड है। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। जल्दी जल्दी आप एक बार अगली शिफ्ट के बच्चों के लिए चीज़ें तैयार हो जाए, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। वेदों में मानव अधिकार की किस अवधारणा को दर्शाया गया है। देखो, वेदों में हम समानता की बात करते हैं। हमारा वैदिक समाज कैसा था, वैदिक समाज हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी, समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था। लेकिन महिलाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, बराबरी का दर्जा था। अगर आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ये सारे राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे तो महिलाओं के साथ ही अपनी पत्नी के साथ बैठना पड़ता था। गार्गी, अपाला, घोषा वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं के नाम है। वैदिक समाज में गाय इनके लिए बहुत पवित्र थी और गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग करते थे, गोहन। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो युद्ध होते, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे। गविष्टि का मतलब होता है तो गायों की शोध, गायों की खोज करना। ऋग्वेद में हमारे वेद कितने, 4 वेद हैं, जिसमें से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 2 से लेकर जो 7 मंडल है इसे हम वंश मंडल या प्राचीनतम मंडल के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का वर्णन 3रे मंडल में और गायत्री मंत्र आपके सूर्य देवता को समर्पित है। हो सकता है अगले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो, विश्व कला दिवस क्यों मनाते हैं हम, 15 अप्रैल को। ये क्वेश्चन आपके लिए टफ था। एग्जाम के बाहर आके आज कोई भी टीचर कह दे कि चीज़ें बहुत ईजी थी, तो कोई ईजी नहीं थी। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में और टफ लगती हैं। बाहर तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में टफ लगती हैं। तो जिसका अगले शिफ्ट में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अतार्किक है, आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है। अब पेपर में तो कोई क्वेश्चन कहीं से भी पूछने का मतलब नहीं है। अगर आपसे पीसीएस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछ रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। मैं ठीक थी, मैथ में बहुत ज़्यादा वो नहीं था, हिंदी आपकी अच्छी आ रही है, इसलिए परेशान नहीं होना। भैया, अप्रैल माह के आपके दिवस पूछे तो एक बार अप्रैल माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में जल्दी से सुन लीजिए। पहली बात तो 1 अप्रैल को हम उड़ीसा का उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अप्रैल को हम ऑटिज्म दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके साथ साथ आपके 17 अप्रैल को हम हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। हीमोफीलिया को हम शाही रोग कहते हैं। और हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। 19 अप्रैल को हम यकृत दिवस मनाते हैं। यकृत का अध्ययन हम किसमें करते हैं, हिपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। इसी के साथ साथ किसी की मृत्यु में सुराग में जहर का सुराग का पता कैसे लगाते हैं, यकृत के द्वारा। यकृत हमारे पित्तरस का निर्माण करता है, लेकिन पित्तरस का संचय कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है।
इसी के साथ साथ जैसे हेपेटाइटिस बी रोग का संबंध किससे होता है, यकृत से होता है। 19 अप्रैल को यकृत दिवस, तो 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस से सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ बॉडी कहा था। सिविल सर्विस का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे, अनुच्छेद 315 में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का उल्लेख किया गया है। यूपीएससी के देखो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर मनोज सिन्हा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी इस्तीफा एकदम से करंट में, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यूपीएससी के उस टाइम पे अध्यक्ष थे डॉक्टर मनोज सिन्हा। अनुच्छेद 312 में उल्लेख किया गया कि अखिल भारतीय सेवा, अर्थात भारत में 3 अखिल भारतीय सेवा, आईएएस, आईपीएस और आईपीएस, नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन करने का अधिकार किसको है, राज्यसभा को है। ये सारी चीज़ें देखो आप सबके नोट्स में पड़ी हुई, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं, तो उन पे ज़्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन जो आपने पढ़ा है ना उसको कुछ भी गलत नहीं करना। इसके बाद हो गया 17 अप्रैल को, हो गया 19 अप्रैल को, हो गया 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, 21 अप्रैल को हम सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उससे हमने 24 अप्रैल 1993 को लागू किया था। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ साथ पूछेगा 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस मैंने डिस्कस कर लिए, दिवस के अलग से वीडियो पड़ा है, उसको देखकर जाइएगा। संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से उल्लेखित है। 352 में किसका उल्लेख है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है। देखो राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल को पारित कहाँ करना पड़ेगा, इसका विधेयक आपको पारित करना पड़ेगा संसद में। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। 356 में क्या है, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। कल के जो मैंने सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कराया था वहाँ पे मैंने आपको वित्तीय आपातकाल के बारे में, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आपने उस एनालिसिस वीडियो को देखा होगा तो आज के क्वेश्चन आपको थोड़े से बेटर लग रहे होंगे। अब क्वेश्चन अभी हमारे भारत में हमने 3 बार क्या कर चुके हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा चुके हैं। हमारे भारत में हमने वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया, लेकिन अपने भारत में हमने 3 बार विमुद्रीकरण किया है। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है, ये जो नोट चल रहे हैं, जो मुद्रा चल रही है, उसको हमने चलन से बाहर किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। 352 में उल्लेख किया गया है। अच्छा, लोकसभा को भंग करने की घोषणा कौन करेगा, अगर आपकी लोकसभा भंग हो जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर लोकसभा भंग हो जाएगी, तो राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने पड़ेगा। अनुच्छेद 85(1) में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख है, संसद का उल्लेख है। 80 में किसका उल्लेख है, 80 में आपके राज्यसभा का उल्लेख है। 81 में किसका उल्लेख है, लोकसभा का। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में हमारे भारत में 18वीं लोकसभा का गठन किया गया है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला जी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी हमारे ओम बिरला थे। तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलकर। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, 1951-52 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। पहली लोकसभा की बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को पहली लोकसभा की बैठक हुई थी। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार जी। लेकिन क्वेश्चन और घुमा सकते तो कहेगा लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, सत्रावसान करता है, सत्रावसून करता है। लेकिन एक बात हमेशा, जो सत्रावसान करेगा, सत्रावसान कौन करता है, सत्रावसान और सत्रावन आपके राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन सत्र स्थगन कौन करेगा, सत्र स्थगन करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। इस बार हमने क्या किया था, प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त किया था। प्रोटेम स्पीकर हमने किसको बनाया था, भर्तृहरि मेहताब को हमने प्रोटेम स्पीकर बनाया। अब लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे अनंत श्याम अयंगर। अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आगे वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ये देखो, आपको आंसर पता करने के लिए आपको दूसरा वीडियो देख लीजिए। ये मैं उन बच्चों के लिए एनालिसिस बना रही हूँ जिनका आगे वाली शिफ्ट में 30-31 में या कल की शिफ्ट में या नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में, वो जरूर देख कर जाइए। सिर्फ आपको अपने मैच करने हो तो आंसर मैं अलग से लिख कर डाल दूंगी, वो अलग चीज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारत के 25वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। अनुच्छेद 129 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय। 214 में कहा गया हाई कोर्ट। 215 में कहा गया हाई कोर्ट आपका कैसे? अभिलेखीय न्यायालय। हमारे भारत में कितने हाई कोर्ट है? वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट नवीनतम हाई कोर्ट, जो कि किस राज्य का है? अमरावती हाई कोर्ट आपका आंध्र प्रदेश का है। जबकि हैदराबाद हाई कोर्ट किसके पास है? तेलंगाना के पास है। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। तेलंगाना आपका नवीनतम राज्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महिला SC/ST के उद्यमिता के लिए, समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया था? महिला और SC/ST को उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा देने के लिए हमने स्टैंड अप इंडिया अभियान को स्टार्ट किया था। अगला कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर बुक्का ने। अब विजयनगर से और क्वेश्चन पूछता है, देखो विजयनगर के बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर के बहुत प्रसिद्ध शासक थे, लेकिन विजयनगर की स्थापना करते हैं आपके हरिहर बुक्का। कृष्णदेवराय की बहुत ही प्रसिद्ध किताब थी आमुक्तमाल्यदा। अब अगले शिफ्ट में ऐसे पूछ सकते हैं कि आमुक्तमाल्यदा किताब किसकी है? कृष्णदेवराय की। जैसे अकबर के दरबार की बीरबल बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे कृष्णदेवराय के दरबार में तेनाली रामन रहते थे, जो इनके दरबार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया हरिहर बुक्का ने। तो अब आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भैया हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने किया था? हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया था चिनकिलिच खान ने। इसके बाद पूछ सकते हैं बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? बंगाल के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया था मुर्शिद कुली खान ने। मेगा शहर किसको कहते हैं? मेगा शहर उन शहरों को कहते हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेगा शहर। जितने भी मोस्टली आपकी क्या होते हैं? मेट्रो सिटी होती हैं, वो आपके मेगा शहर के अंतर्गत आती है, पर उनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक होनी चाहिए। किस भारतीय योजना को उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष के बाद न्यूनतम 3,000 की प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना? देखो, एक तो हमने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भी था, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत भी था। जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन मिले प्रतिमाह 3,000 कितने? 60 वर्ष की आयु के बाद। तो उसके लिए एक हमने योजना स्टार्ट की थी अटल पेंशन योजना, एक योजना थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये किस क्षेत्रों की थी? असंगठित। फिर आपके संगठित क्षेत्रों के लिए कौन सी इस टाइम पे पेंशन योजना चल रही? NPS, न्यू पेंशन स्कीम। संगठित क्षेत्रों के लिए चल रही है आपकी कौन सी? न्यू पेंशन स्कीम। असंगठित क्षेत्रों के पेंशन के लिए 2 योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना, एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगला कह रहा है द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया पुस्तक के राइटर कौन है? देखो, द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया पुस्तक के राइटर है आपके C.S. लुईस। ये थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप इन्हें ना भी कर पाए हो। जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु, इसे छोड़ने वाले लोगों की बराबर स्थिति, मतलब जितने लोग प्रवेश कर रहे हैं उतने लोग इसे छोड़ भी रहे, मतलब जितने लोगों को जन्म हो रहा है उतने लोगों की मृत्यु भी हो रही। जब दोनों चीज़ें बराबर हो रही कि भाई 500 लोग हमारे यहाँ पे रहने आ गए, 500 लोग ही वापस चले गए, तो क्या हो गया? शून्य जनसंख्या वृद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य जनसंख्या वृद्धि। ये पुलिस का पैटर्न नहीं है, ऐसे क्वेश्चन RO वगैरह पूछते हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन RO वगैरह के एग्जाम के प्रैक्टिस में सॉल्व किया है, इसलिए देखो हो सकता है आप ना कर पाओ, परेशानी होना। अब लेकिन एक बात समझ लो, जनसंख्या संविधान की कौन सी सूची में? अगले एग्जाम में पूछ सकते हैं। जनसंख्या समवर्ती सूची में, लेकिन जनगणना कौन सी सूची में? जनगणना आपके संघ सूची में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हमने 1872 में मेयो के कार्यकाल में रही थी। पहली दस्तकरी जनगणना 1881 में रिपन के कार्यकाल में रही थी। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब कराते हैं? 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कराते हैं। अभी हमारे यहाँ पे कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना की टैग लाइन क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहली जनगणना के आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के आयुक्त थे W. प्लांटन। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? 2011 की जनगणना के आयुक्त थे C. चंद्रमौली। कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना में से सबसे ज़्यादा न्यूनतम महिला जो कहाँ पे? न्यूनतम महिला लिंगानुपात था आपका हरियाणा में, जबकि अधिकतम कहाँ पे था? साक्षरता में। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया सर्वाधिक साक्षरता हमारे कहाँ पे? केरल में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे? बिहार में।
तो उत्तर प्रदेश में पूछ सकते हैं। वैसे आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन नहीं आ रहे, पुलिस और वृत्ति से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे, आ ही नहीं रहे समझो। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कम साक्षरता है आपकी श्रावस्ती में। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य है आपकी तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके लिए हमारा आईटी एक्ट भी आया था। भारत में जीएसटी मॉडल में स्ट्रक्चर कितने हैं? बहुत बच्चों ने गलती क्या कर दी, जीएसटी स्लैब समझ लिया है। देखो जीएसटी स्लैब हमारी 5 है, 0, 5, 12, 18, 28, ये हमारी क्या जीएसटी की स्लैब है, दरें हैं। लेकिन जीएसटी हमारा 4 स्ट्रक्चर में है। कल की क्लास में हमने जीएसटी को बहुत डिटेल से पढ़ा था, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके 25 को 30 31 को पेपर है तो उनको जरूर देख कर जाना। जीएसटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से समझ लो। पहली बात तो जीएसटी हमारा कैसा कर है? इनडायरेक्ट कर है, अप्रत्यक्ष कर और संवर्ती सूची का कर। जीएसटी का जो कर होता है हम सेवा पर भी लगाते हैं और वस्तु पर भी लगाते हैं। जीएसटी के लिए हमने क्या किया था? 101वां संविधान संशोधन किया था 2016 में, लेकिन ये लागू कब होता है? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का संशोधन लागू होता है। इसीलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, इसके साथ साथ 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स दिवस और शेयर डे के रूप में भी मनाते हैं। आप पूछ सकते हैं जीएसटी को उल्लेख संविधान में कहाँ पे? अनुच्छेद 246A में जीएसटी का उल्लेख किया गया। 279A में क्या किया गया? जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? वित्त मंत्री। यही क्या करती है? जीएसटी दरों को निर्धारण करती है। जैसे आवश्यक वस्तु हो गई, दूध हो गए, खाद्य पदार्थ, इसमें हमारी जीएसटी कितनी है? 5% है। शिक्षा पर हमारी जीएसटी कितनी लग रही है? 28% है। हमारे अल्कोहल मादक पदार्थों पर जीएसटी 0 है। और आपके एग्जाम में जून तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए एक बार बजट जरूर देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ जीएसटी से जुड़े कुछ एक और पॉइंट। जीएसटी हम पहले कौन से टैक्स के स्थान पर लाएं? जीएसटी हम वैट, वैल्यू एडेड टैक्स के स्थान पर लाएं। वैल्यू एडेड टैक्स हम कब लेकर आए थे? 2005 में। जीएसटी कब लेकर आए? 2017 में। जीएसटी हमने कौन से देश के संविधान से लागू किया है? जीएसटी हमने कनाडा मॉडल पर लागू किया है। जबकि जीएसटी पहली बार किस देश ने लागू किया है? तो जीएसटी पहली बार फ्रांस ने लागू किया था, लेकिन भारत की जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर 2017 में हमने अमिताभ बच्चन जी को बनाया था। अब इसके साथ से पूछ सकते हैं जीएसटी की सीमाएं। देखो जीएसटी हमारी वस्तु और सेवा दोनों पर लगती है। अगर आप वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और वस्तु का उत्पादन आपका 40 लाख से अधिक है तो आपको जीएसटी फाइल करनी पड़ेगी। अगर सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, सेवा का उत्पादन आपके 20 लाख से अधिक है तो भी आपको जीएसटी की फाइल करनी पड़ेगी। जीएसटी संग्रहालय, धरोहर आपका एक जीएसटी संग्रहालय है जिसको हमने गोवा के पणजी में खोला था। जीएसटी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने डिस्कस कर लिया। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। असम पहला राज्य जिसने अपने आप में जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर अंतिम राज्य है। अगला क्वेश्चन कर रहा है डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है? ये क्वेश्चन मैंने आपको मल्टीपल टाइम पढ़ा है। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक है नागोची ओंकाचा-इवेला। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक हैं आपके ओंकाची-इवेला। अब प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर लिखा है आपके मारियो पुज़ो ने, लेकिन इसको एक बार देख लेना क्योंकि मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाया कि मैंने देखा हो। वैसे मारियो पुज़ो ने ही लिखा है, पर एक बार आप चेक कर लेना। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? भैया हम कहते हैं पैन कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो। पैन का फुल फॉर्म होता है क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, अर्थात आपका एक क्या होता है? स्थायी खाता संख्या। ये आपका पैन का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? हमारी पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है? सूर्य में ऊर्जा बनती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का चेंज किस में होता है? हीलियम में होता है। इसी के साथ साथ सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। किसी भी तारे का रंग किस पर डिपेंड करता है? किसी भी तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। जैसे सूर्य का ताप कैसा होता है? हल्का पीला। सूर्य के लिए इसरो ने एक मिशन भेजा था। कौन सा मिशन था? आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन सूर्य के लंगराज पॉइंट पर इसरो ने भेजा था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? एस सोमनाथ जी इसरो के वर्तमान में हेड है। इससे पहले कौन थे? के सिवान जी। के सिवान जी को अंतरिक्ष के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। इसके साथ साथ चंद्रयान 3 अवार्ड भी। चंद्रयान 3 का जो अभियान चलाया था किसका था? इसरो का था। चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च कब किया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया था। 14 जुलाई को फ्रांस की क्या होती है? ब्रास्टिल डे परेड भी होती है। और ये हम 23 अगस्त को चंद्रयान हमारा लैंड कर गया था। साउथ पोल में लैंड करने वाला भारत पहला देश बन गया था। 23 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाते हैं।
अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उसको हमने क्या पढ़ना है, शिव शक्ति पॉइंट। जहाँ पर हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तो उसे हमने क्या नाम दिया, उसे हमने नाम दिया तिरंगा पॉइंट के रूप में नाम दिया है। अब इसी के साथ साथ नासा के 2 और मिशन है। अगर चंद्रमा पर आपको मानव युक्त लेके जाना है, चंद्रमा पर मानव युक्त यान लेकर जाने के लिए मिशन लॉन्च किया इसरो ने, आर्टेमिस मिशन। अंतरिक्ष में जाने के लिए कौन सा, अंतरिक्ष में मानव युक्त जाने के लिए गगनयान मिशन है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, सुनीता विलियम्स जी अंतरिक्ष में फंस गई हैं। तो सुनीता विलियम्स जी किसके उससे गई हैं, एक तो नासा की तरफ से गई हैं। अगर भी ये एग्जाम आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछ सकते हैं कौन सी कंपनी से गई हैं। सुनीता विलियम्स जी आपकी बोइंग कंपनी से गई हैं, याद रखिएगा। ये और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भैया लैंडर कौन था चंद्रयान 3 का, लैंडर था आपका विक्रम, जबकि रोवर क्या था, रोवर था आपका प्रज्ञा। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। अगला है, भारत में वित्तीय आपातकाल को घोषित करने का अधिकार किसको है। देखो कोई भी राष्ट्रीय आपातकाल हो चाहे वित्तीय आपातकाल हो, आपातकाल की उद्घोषणा हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद का सलाह पर। एक हमारे यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसमें हमने एक तो कहा था कि देखो संपत्ति के अधिकार जो पहले हमारे यहाँ पे मूल अधिकार था उसको हमने क्या कर दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। दूसरी बात हमने 44वां संविधान संशोधन द्वारा हमने कैबिनेट शब्द को जोड़ा था। कैबिनेट शब्द में कहा था कि अगर आप आपातकाल लगा रहे हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए आपको कैबिनेट मंत्रियों की लिखित अनुमति चाहिए। तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपातकाल की घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर पूछेगा विमुद्रीकरण हमने अपने यहाँ पे 3 बार किया है। पहली बार 1946 में विमुद्रीकरण हुआ था, दूसरी बार हमने कब किया था 1978 में, और तीसरी बार 2016। नवीनतम विमुद्रीकरण कब हुआ, 2016 में। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है, जो मुद्रा आपकी चल रही वो आपकी क्या हो गई, चलन से बाहर हो गई। देखो 1946 में हमारी अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। अब हम ब्रिटिश काल के जो नोट चल रहे थे उनको बंद करके अपनी नई मुद्रा को चलाया था। अब पूछ सकते हैं कि भैया 1946 में आपके वित्त मंत्री कौन थे। तो हमें नई सरकार का तो गठन हुआ नहीं था, हमारी कौन थी, अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे आपके लियाकत अली जी। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे लियाकत अली जी। इसी के साथ साथ 1978 में जब विमुद्रीकरण हुआ तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे आपके मोरारजी देसाई। इसके साथ साथ आरबीआई के गवर्नर कौन थे, आईजी पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। 2016 में प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। आरबीआई के गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल जी। तो तीनों टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे, और इसके साथ साथ तीनों टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और वित्त मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आंसर आपको पता होना चाहिए। 2016 में हमारे वित्त मंत्री कौन थे, 2016 में वित्त मंत्री थे हमारे अरुण जेटली जी। इतनी चीज़ें याद रहेंगी नहीं। देखो हमने विमुद्रीकरण की 2016 की घोषणा कब की थी, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की थी, और हमने 500 और 1000 के नोटों को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। इसी के साथ साथ 19 मई 2023 को हमने घोषणा किया कि अब हम क्या करेंगे, 2000 के नोट को लीगल टेंडर से बाहर कर देंगे, और 30 सितंबर 2023 से लीगल टेंडर से हमारा 2000 का नोट बाहर हो गया है। 2000 के नोट पर चित्र किसका बना हुआ है, मंगलयान का। 10 रुपए के नोट पर क्या बना हुआ है, 10 रुपए के नोट पर आपका कोणार्क मंदिर बना हुआ है। 20 रुपए के नोट पर क्या बना हुआ है, 20 रुपए के नोट पर एलोरा गुफाएं बनी हुई है। 50 रुपए के नोट पर क्या बना हुआ है, 50 रुपए के नोट पर हम्पी बनी हुई जो कि कर्नाटका में। 100 रुपए के नोट पर क्या बना हुआ है, रानी का वाव जो कि गुजरात में। 200 रुपए के नोट पर क्या बना हुआ है, 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में अशोका ने बनवाया था। 500 रुपए के नोट पर क्या बना हुआ है, 500 रुपए के नोट पर लाल किला बना हुआ है। 2000 के नोट पर क्या बना हुआ है, 2000 के नोट पर मंगलयान बना हुआ है। इतने सारे पॉइंट याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे भैया। संसद का उल्लेख कहाँ पे, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। पहली महिला जिसने बजट पेश किया था इंदिरा गांधी जी। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी। राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पे, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री का उल्लेख कहाँ पे, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख। मंत्रिपरिषद का प्रमुख ही क्या होता है, प्रधानमंत्री। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका संसदीय क्षेत्र क्या, इन्होंने बनारस से चुनाव लड़ा है। अच्छा, बनारस से जुड़े इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट फटाफट बता दो। एक तो हमारा हथकरघा संस्थान हमारे बनारस में स्थित है। देव दीपावली का आयोजन हम कहाँ पे करते हैं, बनारस में करते हैं। इसी के साथ साथ आपकी रेशम का कहाँ पे है, बनारस में। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, आपके बनारस में। तिरंगा बर्फी कहाँ से मिला है, तिरंगा बर्फी का जीआई टैग भी आपके बनारस से हुआ है।
इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन जल्दी से, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया चैटिंग मार्केटिंग में से एक टूल है, वो कौन सा होता है? चैटिपुल। चैटिपीपल आपके सोशल मीडिया का ई कॉमर्स कंपनियों का, इसके साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में बात करता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है भैया? बांग्लादेश की राजधानी है आपकी ढाका। इसी के साथ साथ पूछ सकते हैं थंडर ड्रैगन भूमि किसको पूछा गया था? आपके थंडर ड्रैगन भूमि हम कहते हैं भूटान को। तो गोल्डन पैगोडा किसको कहते हैं? गोल्डन पैगोडा कहते हैं म्यांमार को। तो इसके साथ साथ ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बांग्लादेश के गांधी किसको कहते हैं? मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का गांधी कहते हैं। भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। बांग्लादेश किन के साथ सीमा बनाता है? ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस भी की थी, इसलिए वहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। मेरी अगली क्लास भी लगी हुई है फटाक से। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं? बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे। 5 मार्च को। मार्च माह के दिवस में अलग से नोट करके दे दूंगी क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। फटाफट देखते हैं। भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने प्रिंस ऑफ वेसल की मान्यता दी। कौन से एयरपोर्ट था? कैम्बोरा एयरपोर्ट। कैम्बोरा एयरपोर्ट को क्या हुआ? यूनेस्को ने इस बार प्रिंस ऑफ वेसल्स की मात्रा दिए थे। और भारत का पहला हमने हवाई अड्डा कहाँ पे खोला था? मुंबई में खोला था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? जेवर एयरपोर्ट, जो कि आपके कहाँ पे स्थित है? नोएडा में स्थित है। इसके साथ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है अयोध्या में। अयोध्या के एक जिले का उत्पाद क्या है? गुड़ है। अब पूछ सकते हैं कि भैया दाल का खाद्य प्रसंस्करण कहाँ पे? दाल का खाद्य प्रसंस्करण गोंडा और बलरामपुर में, जबकि दाल अनुसंधान केंद्र है आपके कानपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी राइटर है आपकी B.R. कृष्ण अय्यर जी। किताबें तो बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लिखी है, लेकिन कह नहीं सकती कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, पर एक बार देख कर चले जाना, क्योंकि इस पर किताबों को पूछने का कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के लिए, ओजोन परत के लिए भैया 16 सितंबर 1987 को हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था, इसीलिए हम 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन परत दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उसकी मोटाई मापते कैसे? डॉप्सन द्वारा ओजोन परत की छिद्र को मापते हैं। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 आपका ओजोन का फार्मूला होता है। ओजोन परत में चरण कैसे होता है? CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन, इनके द्वारा ओजोन परत में क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। ओजोन के लिए कौन सा समझौता किया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था। दिल्ली का पहला सुल्तान, देखो इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत से बैठने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, लेकिन दिल्ली का पहला सुल्तान भैया दिल्ली की उसने राजधानी बेशक नहीं बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन गुलाम वंश की स्थापना तो किसी ने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये पहला सुल्तान आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही रहेगा। लेकिन अगर पूछेगा इसने अपनी राजधानी क्या बनाया था? लाहौर। अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लेकर गया था? तो दिल्ली लेकर गया था इल्तुतमिश। अगर क्वेश्चन पूछते दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान था इल्तुतमिश। गुलामों को गुलाम किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश की बेटी ही रजिया सुल्तान थी। नाइट्रोजन की खोज किसने की? नाइट्रोजन की खोज की थी आपके डैनियल रदरफोर्ड ने। निम्नलिखित में जीएसटी का सामान पोर्टल लगा। जीएसटी का सामान पोर्टल है www.gst.government। जो भी सरकारी वेबसाइट होती है उसमें लास्ट में इन आता है, याद रखिएगा। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहते हैं? नीलगिरी को पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा चोटी है, और माउंट एवरेस्ट तो आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं। हिमालय में अगर पूछेगा ट्रांस हिमालय में 3 पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी पाई जाती है। और व्यापार घाटा क्या होता है भैया? आपको कितनी बार इकोनॉमिक्स की क्लास में पहले पढ़ाया था कि अगर आप आयात ज़्यादा करोगे, निर्यात कम करोगे, तो कहीं ना कहीं आप घाटा में रहोगे। भैया आप क्या कर रहे हो? 1500 रुपये का सामान मंगा रहे हो और 1500 रुपये का भारत से दूसरे देश से सामान मंगवा रहे हो, खुद सामान बेच रहे हो 1000 रुपये का, तो 500 रुपये का आप घाटा में रहोगे कि नहीं? अगर आप आयात ज़्यादा करोगे और निर्यात कम करोगे तो आप हमेशा घाटा में रहोगे। इकोनॉमिक्स की क्लास में व्यापारिक घाटा में चीज़ों को इन्हें बहुत डिस्कस किया था कि भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है चीन के साथ, लेकिन भारत का व्यापार लाभ किसके साथ है? भारत का व्यापार लाभ है अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका में हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। अगर हम निर्यात ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? लाभ में जाएंगे। अगर हम आयात ज़्यादा करेंगे तो हानि। आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1982 में हमने एक बैंक खोली थी, एक्जिम बैंक। 1982 में एक और बैंक खोली थी। 12 जुलाई 1982 को हमने नाबार्ड बैंक खोली थी। नाबार्ड बैंक के वर्तमान में हेड है KV साची जी। इस नाबार्ड बैंक हमने शिव रमेश समिति की सिफारिश पर खोली थी।
इसी के साथ साथ हमने व्यापार के लिए एक और छोटे लघु उद्योग के व्यापार के लिए 1990 में एक बैंक खोली थी। कौन सी थी? सिडबी बैंक। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर है आपके लखनऊ में। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी हमने खोली थी 1964 में। बड़े उद्योगों को लोन देती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब की थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना करते हैं। 1934 का एक्ट होता है। जब स्थापना किया था तो हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, बाद में इसका हेडक्वार्टर 1937 में हम कलकत्ता से मुंबई लेकर गए थे। अगर उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी में अभ्यास करते हैं, जिससे अखाड़ा कहते हैं। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम, देखो कुश्ती तो कुश्ती या पहलवानी तो होती है जो कि हम मिट्टी में खेलते हैं, और खेलते कहाँ पे? हम उससे अखाड़ा में। लेकिन पूछ रहे पारंपरिक, तो पहले कुश्ती को क्या कहते थे? मलखम। देखो मलखम और कुश्ती बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन मलखम से ही आपकी कुश्ती का उदय हुआ है। क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कुश्ती तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मलखम मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मलखम से ही धीरे धीरे क्या हो, मलखम आपका प्राचीनतम रूप से, मलखम से ही आपका कुश्ती या पहलवानी का विकास हुआ है। अब ऑप्शन में कुश्ती का पूछ ही रहा, कह रहा कुश्ती का पारंपरिक नाम, तो कुश्ती का पारंपरिक नाम कुश्ती तो कर नहीं सकती, तो कुश्ती का पारंपरिक नाम क्या होगा? मलखम। फिर भी एक बार देखते हैं आंसर के में क्या बनता है। रेत, धूल, तूफान, कृषि में समान अनुकूल और नीति जोखिम प्रबंधन के लिए कौन काम करता है? भैया यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट, ये तो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। यूनेस्को आपकी सांस्कृतिक धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में स्थित है। इसी के साथ साथ यूनेस्को आपको क्या करता है? मूर्त धरोहर और मूर्त धरोहर के रूप में शामिल करता है। ये काम करेगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बैंक क्या करता है भैया? लोन प्रदान करता है। विश्व बैंक की हेड कौन है? नागोजी इंकोजा इबोला। अब देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यूनेस्को भारत में क्या करता है? मूर्त और अमूर्त धरोहर शामिल करता है। यूनेस्को की 15 अमूर्त धरोहर है और 43 क्या है आपकी मूर्त धरोहर है। 41वीं मूर्त धरोहर कौन सी है? शांति निकेतन, जिसकी स्थापना किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर से एक क्वेश्चन आया, तो हो सकता है अगले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसी के साथ 43वीं कौन सी? असम की मोदियम, जो कि क्या होती है? एक कब्र निर्माण की कला होती है, जो कि असम की मोदियम में 43वीं और नवीनतम यूनेस्को अमूर्त धरोहर है। हमारे के योग हो गए, हमारे यहाँ के रथ संकीर्तन हो गया, हमारे यहाँ का दुर्गा पूजा हो गया, नवरोज त्यौहार हो गया, वैदिक मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया हो गई, कालबेलिया का नृत्य हो गया, ये सब यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के अंतर्गत शामिल है। कंचनजंगा यूनेस्को की एकमात्र मिश्र धरोहर है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का एल्बिडो प्रभावित किससे होता है? देखो पृथ्वी का एल्बिडो जो प्रभावित होता है वायुमंडल में जब धूल के कणों का क्षय बन जाता है, धूल के कण हो जाते हैं, तब पृथ्वी का एल्बिडो प्रभावित होता है। डीएनए की संरचना किसने खोज किया था भैया? डीएनए की संरचना की खोज किया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए के द्विगुणित मार्ग के बारे में किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए क्या होता है? अनुवांशिकता का वाहक होता है। अनुवांशिकता की इकाई जीन होती है, अनुवांशिकता का वाहक गुणसूत्र होता है। डीएनए भी हमारा क्या करता है? अनुवांशिक गुणों को इधर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक गुण। जीन की खोज किसने किया था? जीन की खोज किया था आपके जॉनसन ने। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वॉल्डियर ने। मानव में कितने 23 जोड़ी या तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? भैया विमुद्रीकरण करेगा कौन? जो उस टाइम की बैंक होगी, तो कौन सी बैंक थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। क्योंकि जब जब विमुद्रीकरण होगी तो विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जो मुद्रा आपकी चलन में चल रही उस मुद्रा को चलन से बाहर करना है। तो चलन से बाहर करोगे तो नोट बदलने किसके पास जाओगे? सभी बैंकों का बैंक कौन होता है? आरबीआई। तो आप नोट बदलने के लिए तो आरबीआई के पास ही जाओगे ना। आरबीआई के लिए देखो 1926 में हमने एक आयोग बनाया था जिसे यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग कहते हैं। 1934 के एक्ट के दौरान हमने आरबीआई की स्थापना किया था और 1 जनवरी 1935 को आरबीआई की स्थापना करते हैं। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, वर्तमान के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, 24वें गवर्नर है आपके उर्जित पटेल। उर्जित पटेल के टाइम पे ही हमारी 2016 की विमुद्रीकरण हुआ था। 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन। रघुराम राजन की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है व्हाट डू आई डू, रघुराम राजन की प्रसिद्ध किताब है। उर्जित पटेल की प्रसिद्ध किताब कौन है? ओवरड्राफ्ट। उर्जित पटेल की प्रसिद्ध किताब। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आपके शक्तिकांत दास जी को, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर भी हैं।
किस अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? धोखा देना, ये सब चीज़ें हम किस में करते हैं? फिशिंग। मालवेयर क्या होता है? दुर्भावना से, किसी भी गलत दुर्भावना से जो सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं वो आपका क्या होता है? दुर्भावना। साइबर बुलिंग क्या होती है? किसी को परेशान करना, लगातार मैसेज करना या बड़े मतलब बार बार मैसेज करना, बार बार कॉल करना, ये क्या होती है? साइबर बुलिंग। बुलिंग का मतलब होता है जैसे किसी क्लास में बच्चों को ना बुली कर रहे हो, तो अगर ऑनलाइन बुली कर रहे हो तो साइबर बुलिंग। हैकिंग क्या होती है? किसी की निजी जानकारी को उसकी इजाज़त के बगैर चुरा लेना आपकी हैकिंग कहलाती है। हैकिंग दो प्रकार की होती है, वाइट हैकिंग, ब्लैक हैकिंग। ये सारी चीज़ें पता है पीसीएस में साइंस और टेक्नोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। वाइट हैकिंग क्या होती है? वाइट हैकिंग पुलिस वगैरह जब किसी भी अपराधी के बारे में जानकारी करता है तो वाइट हैकिंग करता है। और ब्लैक हैकिंग अपराध होती है। ब्लैक हैकिंग होती है कि आपने किसी की अनुमति के बिना उसके। अच्छा ये बता दो भैया, निजता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, किस केस से जुड़ा हुआ है? पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस में कहा गया था निजता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मामला है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भैया आपको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था। ये पहली भारतीय महिला है जिसने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। पहली महिला एनी बेसेंट जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। दूसरी भारतीय महिला नलिनी सिंह 1933 के अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। सीवी रमन जी को 1954 का भारत रत्न मिला था। सीवी रमन जी के साथ साथ हम श्रीराज गोपालाचारी को भी दिया था, और इसके साथ साथ राधा कृष्णन जी को 1954 का पहला भारत 3 लोगों को दिया था। तो इसके साथ साथ आपके पूछ सकते हैं कि भैया 2024 में हमने 5 लोगों को भारत रत्न दिया था। भारत रत्न का अलग से वीडियो है, टाइम हो तो देख लेना। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी सीज फायर रेखा होती है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपके क्वेश्चन क्या हो गए? रीजनिंग के हो गए। तो जीके के क्वेश्चन का बहुत कम टाइम है, लेकिन मैंने बहुत डिटेल से एनालिसिस करवाया है आपको। बेशक ये उनके लिए होगा जिनके आगे के शिफ्ट की एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आंसर अगर देखना है, नंबर मैच करने तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल में डाला होगा, वहाँ से आप मैच कर सकते हो। मैंने आपको डिटेल एनालिसिस करा दी है, अच्छे से देख कर जाइएगा, मेहनत करिएगा। कैसा भी पेपर है आपको परेशान नहीं होना। अगर टफ आया है तो सबके लिए टफ होगा, ईजी है तो सबके लिए ठीक होगा। बस अच्छे से पेपर दीजिएगा, माँ बाप का नाम लेना, उनके आशीर्वाद से अच्छे से पढ़ाई करिए, पेपर दीजिए।